Welcome students. In this video we are going to solve final test of day 45 of a bridge course, standard 10, subject mathematics first and second, time 2 hours and marks 30 marks. First question, choose the correct alternative answer for the following questions. उसमें का पहला सब क्वेश्चन, which of the following is a set of natural number. सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट कंटिन्यूज अप टू द इन्फिनिटी. सो ऑप्शन नंबर बी, a set of numbers 1 2 3 dash 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 is a correct alternative answer of first sub question. Now number 2, if p equal to 3 then find the value of polynomial p square minus 9. हमें एक पॉलिनॉमियल दिया है p square minus 9, उसमें p का वैल्यू 3 लेने का है और उसका पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या होता है वो फाइंड करने का है. तो हम p के जगह पे 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 9 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0. सो आंसर इज ऑप्शन number C 0. Now third sub question is x plus y equal to 4 is a linear equation in two variable, and when x equal to 2 then value of y is. हमें इस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू 2 लेना है तो एक इक्वेशन कैसा हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 4. दैट मीन्स y इक्वल टू 4, ये 2 राइट हैंड साइड को आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 4 में से माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 2. सो वैल्यू ऑफ 2 कम्स 2. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. If all pair of adjacent side of a quadrilateral are congruent, then it is called. मैंने इसको आसान तरीके से समझने के लिए यह एक क्वाड्रिलेटरल निकाल के रखा है. एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके एडजेसेंट साइड यानी ए दो साइड या ए दो साइड, ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. यदि एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाता है रोम्बस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रोम्बस. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट सम. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो. आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है. नेक्स्ट सम इज सम 5. How many lines are determined by 3 distinct point. अभी ये जो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो लीनियर है या नॉन कोलिनियर है वो दिया हुआ नहीं. समझो वो कोलिनियर होते हैं, समझो A B C, तो इन तीनों में से जाने वाला केवल एक ही लाइन होगा. लेकिन यदि वो नॉन कोलिनियर होते हैं तो वो तीनों में से जाने वाला 1 2 और 3 लाइन होता है. सो इसका जो ऑप्शन है 1 और 3, ये ऑप्शन उसका आंसर आएगा. सो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन नॉट बी डैश डैश. 2 साइड का लेंथ दिया है, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 1.5 सेंटीमीटर. तो हमें ये ढूंढना है कि जो तीसरी साइड है उसका लेंथ कैन नॉट बी, यानी वो ये नहीं हो सकता. ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं. तो दोस्तों उसके लिए हमें वी हैव अ प्रॉपर्टी अबाउट लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल. वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल. यानी किसी भी ट्रायंगल के, समझो एक ट्रायंगल है, इनके 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड के मेजर से ज़्यादा होता है. अभी यहाँ जो दिया हुआ है साइड वो 5
1.5 आणि ये जो बाकी का साइड से इसमें से 5 सेंटीमीटर वाला जो साइड है वो ग्रेटर रहेगा, सो ग्रेटर साइड इज 5. देन सम ऑफ अदर टू साइड्स विल बी, हम चार ऑप्शन को लेकर चार साइड्स चार सम निकालते. तो फर्स्ट क्या होगा 1.5 प्लस ये पहला ऑप्शन 3.7, इसका आंसर आ जाएगा 5.7, ये ग्रेटर देन 5 है. 1.5 प्लस 4.1 आंसर आ जाएगा 5.6, ये भी ग्रेटर देन 5 है. थर्ड ऑप्शन 1.5 प्लस ये थर्ड 3.8, इसको लेंगे तो आंसर बन जाएगा 5.3, ये भी ग्रेटर देन 5 है. अभी चौथा ऑप्शन लेकर उसको 1.5 के साथ जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा 4.9, और ये जो तीसरी साइड है ग्रेटर साइड उससे ये छोटा है, और हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ थर्ड साइड. सो ये मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी. नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. 4 मार्क्स के लिए हमें सब क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8. अभी ज्योमेट्रिक मीन यानी क्या उसको हम समझ के लेते हैं. व्हेन 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, देन स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर, ये जो मिडल नंबर है समझो A, B and C ये 3 नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर. वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर होता है. देन दैट मिडल नंबर इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट 2 नंबर्स. दैट मीन्स हम फॉर्मूले के स्वरूप में उसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. अभी यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. बी स्क्वायर यानी वो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए यानी 2 एंड सी यानी 8. तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16. दैट मीन्स वी गॉट वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 16. मैं यहाँ फिर लिखता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 16. हमें तो बी यानी वो मिडल का जो टर्म है उसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, यानी geometric mean of 2 and 8 is 4. Okay, now next sum number 2, factorize x square minus 25. अभी ये जो x square minus 25 है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर केवल 2 टर्म्स है. 2 टर्म जब पॉलिनोमियल में होते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन करने का 2 मेथड है. एक वो 2 टर्म्स स्क्वायर होते हैं क्या वो चेक करने का, स्क्वायर होते हैं और उनके बीच में माइनस साइन होता है तो हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नहीं तो हम क्या करते हैं, ये दोनों में से कॉमन निकल कर उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं. तो हम पहले चेक करते हैं ये स्क्वायर है या नहीं है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 25, अभी पहला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड 25 ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. तो फिर ये जो पॉलिनोमियल है इट इज़ एज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके का पॉलिनोमियल होता है तो उसका फैक्टराइजेशन आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए यानी पहला टर्म एंड बी यानी दूसरा टर्म. सो पहला टर्म यानी एक्स आणि दूसरा टर्म यानी 5. सो डायरेक्टली मैं फैक्टराइजेशन लिखता हूँ x plus 5 and into x minus 5 will be the factors of a given polynomial. Okay, quadratic polynomial. Now proceed towards next question. It is measure of one of a angle of a parallelogram is 40 degree, then find the measure of its adjacent side. ये जो पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल 40 डिग्री का है तो उसका एडजेसेंट एंगल, फिर वो ए हो या एंगल सी हो, किसी को भी हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं और उसको हमें निकालना है. तो दोस्तों उसके लिए हमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देखना पड़ेगा. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, यानी एडी
और BC ये जो दो साइड है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। समझो AD पैरेलल टू BC और AB उनका ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यानी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल A का वैल्यू मिल जाएगा। सो हम अभी उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD B पैरेललोग्राम and angle B equal to 40 डिग्री। देन नाउ अभी क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको सामने रखकर इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। नाउ AD पैरेलल टू BC and AB be the ट्रांसवर्सल। अभी ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है ना? तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, कारण ये है इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो फिर हम एंगल A को फाइंड करना है। एंगल A प्लस 40 इक्वल टू 180। सो एंगल A इक्वल टू 180, ये 40 इधर पॉजिटिव था, वो साइड जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। सो एंगल A इक्वल टू 140 डिग्री। इन दिस वे वी फाइंड द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए angle 40. Now next sum is sum number 4. In triangle PQR, if angle R greater than angle Q, then which of the following statement is true? मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द से या आसानी से समझ में आना चाहिए, इसलिए एक ट्रायंगल को निकाल के रखा है। जो नाम इधर दिया है क्वेश्चन में वही नाम उसको दिया है, ट्रायंगल PRQ, और इसमें एंगल R ग्रेटर देन एंगल Q है। ये जो एंगल R है वो ग्रेटर देन एंगल Q है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमें चेक करना है। तो आपको मालूम है कि यदि उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ए साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में यदि एंगल इक्वल नहीं होते हैं तो उस अनइक्वल एंगल का उसके साइड से क्या रिलेशन है वो इस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। वो है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी यदि एक ट्रायंगल के दो साइड्स अनइक्वल होते हैं, देन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन अपोजिट टू स्मॉलर साइड। यानी जो एंगल ग्रेटर होता है उसके सामने वाली जो साइड है वो जो एंगल स्मॉलर होता है उसके सामने वाले साइड से ग्रेटर होती है। यानी ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटर होती है और स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर होती है एक दूसरे के साथ। यह क्या दिया है, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q। तो एंगल R के सामने वाली साइड कौन सी है, वो है सेगमेंट PQ, वो ग्रेटर हो जाएगी एंगल Q के सामने वाली जो साइड है वो है सेगमेंट PR। तो फिर ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो PQ ग्रेटर देन PR, ये ऑप्शन नंबर B में दिया है। सो इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर B रहेगा, PQ इज ग्रेटर देन PR। ओके, now proceed towards next sum. Question is solve the following sub questions 14 marks. उनमें से पहला सब क्वेश्चन है if A upon B equal to 5/3 then find the value of A plus B upon A minus B. दोस्तों देख कर ही पता चलता है ये जो सम है इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वल रेशियोज। इक्वल रेशियोज के कुछ ऑपरेशंस है
जैसे कि अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, और फिर यह इक्वल रेशो से जो एक्सपेक्टेड रेशो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। तो वो ऑपरेशन करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके लिए एक बार मैं फिर जो गिवन रेशो है उसको लिख कर लेता हूँ। इट इज़ A/B इक्वल टू 5/3 एंड ऑपरेशन का नाम है बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इससे क्या होगा, पहला रेशो प्लस दूसरा रेशो का रेशो पहला माइनस दूसरे रेशो के साथ लेना है। दैट मीन्स A प्लस B का रेशो A माइनस B से लेंगे तो इधर भी वही हो जाएगा। 5 प्लस 3 का रेशो 5 माइनस 3 से लेना पड़ेगा। फिर A प्लस B अपॉन A माइनस B, ये रेशो का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 3 यानी 8 अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स रेशो आ जाएगा 4/1 विल बी द वैल्यू ऑफ A प्लस B अपॉन A माइनस B। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ ए इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। या हमें एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और उसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख के लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 7। अभी इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल अननोन होते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन करके नहीं मिलता है, तो किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज x इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस y इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7, ये प्लस 2 यह साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 5। दैट मीन्स x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। x जब 2 था तो y का वैल्यू मिलेगा 5। फिर सपोज अभी x का वैल्यू मैं चेंज करके लेता हूँ और वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ x इक्वल टू 4, देन सॉल्यूशन इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x के जगह पे 4 लेता हूँ, प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, ये प्लस 4 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, and we got y equal to 7 minus 4 and 3. In this way we got value of x and y and it is 4 and 3. Now next sum. Find the factor of polynomial x square minus 3x minus 28. ये polynomial को आप observe करोगे तो आपको पता चलेगा it is a quadratic polynomial in variable x. x ये variable है और highest power of x is 2, so it is a quadratic polynomial. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। तो वो मेथड से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है, हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 28 एंड एडिशन हो जाएगा -3। तो वो नंबर हो गए 7 4 जा 28। अभी ये जो माइनस का एडिशन का जो साइन है यानी -3, इसका जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देने का, और मल्टीप्लिकेशन क्या है -28 है। तो -28 क्यों आया, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट होने के कारण ही माइनस आता है। तो प्लस का 4 का साइन आ जाएगा +4। चेक करते 7 4 जा 28 माइनस प्लस माइनस एंड एडिशन करते -7 + 4 यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो गया एंड साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर टू द आंसर एंड इट इज -3। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड दैट 2 नंबर्स। अभी ये -3x है ना, इसको हम -7x + 4x इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। तो अभी ये जो पॉलिनोमियल था वो क्या हो जाएगा, x² -7x + 4x -28। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले 2 से कॉमन निकालो और दूसरे 2 से कॉमन निकालो। तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x² में से x गया, x -7x से x गया,
रिमेन -7 प्लस 4x माइनस 28 से 4 कॉमन आ जाएगा, 4x में से x गया, रिमेन x माइनस 4 7 ज़ा 28। अभी यहाँ x माइनस 7 एंड x माइनस 7 दोनों में है तो वो कॉमन आ जाएगा एंड दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 7 इंटू एक्स था तो वो x इधर रहेगा और यहाँ +4 था तो वो इधर रहेगा। इन दिस वे वी हैव फैक्टराइज दैट सम। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। दोस्तों ऐसा सब सम जब आता है तो हमें sin 30 tan 45 या इधर जो भी रेशो दिए जाते हैं उसका वैल्यू मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो कैसे मालूम करने का या कैसे ध्यान में रखने का उसके बारे में आपको पता है। तो sin 30 का वैल्यू है 1/2 एंड tan 45 का वैल्यू है 1। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले लिख के लेता हूँ 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू है 1/2 प्लस 3 इंटू tan 45 का वैल्यू है 1। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वी गॉट 5 1 ज़ा 5/2 प्लस 3 1 ज़ा 3। अभी ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ये 5/2 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ऐसे नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो अभी एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, इधर नहीं है तो मेथड है बाय मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और दोनों का डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ले लेना। तो आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6/2। दैट मीन्स 5 प्लस 6 11/2। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दैट सम। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट लाई। या हमें 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स दिए हैं और हमें फाइंड करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पे आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो देखता हूँ। ए इज़ अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट 12। इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है और आपको मालूम है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है। तो that point A lies on x-axis. Now number 2 is B with coordinate -5 -2। x का कोऑर्डिनेट माइनस है, y का भी कोऑर्डिनेट माइनस है, दोनों कोऑर्डिनेट माइनस होते हैं तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट C विथ कोऑर्डिनेट 2 and 10। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं तो ऐसा पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दैट पॉइंट C लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नंबर 4 इज पॉइंट D विथ कोऑर्डिनेट 15 and -18। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है and y coordinate negative है, that means that point D lies in fourth quadrant। In this way we have solved that sum. Now next sum, it is radius of a circle is 10 centimeter. The length of chord of a circle is 16 centimeter. Find the distance of a chord from center. Students, distance of a chord from center यानी क्या, यानी ये जो समझो ये सम का सॉल्यूशन व्यवस्थित समझने के लिए या आसानी से आने के लिए मैंने एक फिगर यहाँ ड्रॉ करके लिखा है। दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O and let CD be the chord with measure 16 centimeter
and radius is given 10 centimeter, so I have taken OD equal to 10 centimeter. OD is nothing but a distance from center up to the circle. रेडियस के दो मतलब होते हैं, एक मेजर भी होता है और एक सेगमेंट भी होता है. दैट मीन्स सेगमेंट OD इज रेडियस एंड इट इज 10 सेंटीमीटर. हमें पूछा है डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर. ये कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस यानी उसके लिए हमें ये सेंटर से ये कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है. और ये जो परपेंडिकुलर है वो उसका मेजर यानी ये कॉर्ड का सेंटर के यहाँ से उसका मेजर होता है. तो लेंथ ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, इट मीन्स लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड. लेंथ ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर मीन्स लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड होता है. और इसके बारे में एक थ्योरम है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसके कारण ये कॉर्ड CD बाइसेक्ट हो जाती है. इसका मतलब उसके दो समान भाग हो जाते हैं. पूरा नाप था 16, तो ये हो जाएगा 8 and 8 सेंटीमीटर. यानी P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड CD. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ एक ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें एक एंगल 90 है. दैट मीन्स ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें का एक साइड यानी हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और साइड मेकिंग राइट एंगल में से एक साइड 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरे का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो हम यह पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे का मेजर निकाल सकते हैं. तो वही हमें यहाँ करना है. सो पहले हम ये कॉर्ड बाइसेक्ट कैसे हुआ उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि थ्योरम लिखा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. दैट इज CP equal to PD equal to half of the CD. So it is half of the 16, that means it is 8 centimeter. Okay, in this way we got PD equal to 8 centimeter. Now from figure से देखकर क्या पता चलता है, इन ट्रायंगल OPD एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री. सो ट्रायंगल OPD इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो OPD है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है. तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस शब्द को मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. और वो क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपो को भी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, हाइपो मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. यानी यहाँ OD का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ओके, सो OD इज 10 स्क्वायर, OP हमें फाइंड करना है, PD 8 स्क्वायर, 100 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 64. मैं साइड चेंज के लेता हूँ, OP स्क्वायर इक्वल टू ये 64 वो साइड जाएगा तो 100 माइनस 64 यानी ये हो जाएगा 36. OP स्क्वायर इक्वल टू 36. तो हमें OP स्क्वायर नहीं OP चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इस शब्द को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गॉट OP इक्वल टू 6 and OP is nothing but distance of a chord from center. In the adjoining figure, line L parallel to line M and line N parallel to line P. यानी ये जो लाइन L है वो लाइन M को पैरेलल है और लाइन N लाइन P को पैरेलल है. यानी हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन पैरेलल है और ये इंक्लाइन दोनों लाइन पैरेलल है. फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फ्रॉम गिवन मेजर ऑफ एंगल. अभी A, B एंड C को हमें फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए आसान जाए इसलिए मैंने एक एंगल D को कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि ये जो एंगल D है ये 45 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है.
एंगल डी मालूम हो जाएगा तो उसका रिलेशन हम ए के साथ बना सकते, ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, और इस लिंक के साथ उसका मेज़र निकाल सकते हैं। सो पहले 45 का लिंक मैं डी के साथ लेता हूँ। एंगल डी इक्वल टू 45 डिग्री, कारण ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये जो एंगल डी है वो प्लस एंगल ए, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए देखो, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम ये दिया हुआ है और उसका लाइन पी ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या होगा, एंगल डी एंड एंगल ए ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और आपको मालूम है इंटीरियर एंगल का जो सम है, इंटीरियर एंगल्स वो 180 होता है। तो अभी डी का तो 45 था प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, क्योंकि वो उधर पॉजिटिव था, सो इट कम्स 135 डिग्री। इन दिस वे वी हैव फाइंड एंगल ए। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों का रिलेशन क्या है वो देखना पड़ेगा। एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री, कारण ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। In this way we got angle B also. Now angle C. अभी ये जो एंगल C है उसका B के साथ रिलेशन क्या है वो देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। हमें दिया है लाइन N एंड लाइन P ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को समझो लाइन M इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, और आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कारण करस्पॉन्डिंग एंगल, सो एंगल सी इक्वल टू 135 डिग्री। इन दिस वे वी हैव फाइंड measures of angle A, angle B and angle C. Now proceed towards next sum. Here is a question number 4 and it is solve the following sub questions. उसमें का पहला सब क्वेश्चन is solve the following simultaneous linear equation. या दो linear equation दिए हैं और उसमें से उसको फाइंड करके उसको सॉल्व करके हमें x एंड y के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो पहले मैं दोनों को लिख के लेता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ये पहला सम है। x प्लस y इक्वल टू 7 ये दूसरा सम है, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये सम फाइंड करने के ये सम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल एंड दूसरा तरीका है एलिमिनेशन। तो यह हम मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल इस तरीके का यूज़ करेंगे। तो देखो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और वो दूसरे में x का कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमें इक्वेशन 2 में यदि हम x का कोएफिशिएंट 2 बना देते हैं तो दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसे बनाएंगे, उसके लिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय नंबर 2 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय नंबर 2 ऐसा लिखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन शॉर्ट में लिखता हूँ 2 बाय नंबर 2। तो पहला जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिख के लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ये पहला इक्वेशन है। दूसरे को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 2 जा 14, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करने का, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल करने का उद्देश्य था
कि ये जो x वेरिएबल है वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के माध्यम से कट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 2x में से 2x गया 0, प्लस 3y से -2y गया, रिमेन प्लस y इक्वल टू 18 से -14 गया, रिमेन 4। दैट मीन्स y इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गया y का। अभी ये जो वैल्यू है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखा हो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। क्यों लिया, क्योंकि वो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस 4 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 प्लस 4 हो जाएगा -4, x इक्वल टू 3। इन दिस वे वी गॉट वैल्यू ऑफ x also. So value of x and y are 3 and 4. In this way we solve the sum. Now next sum. नेक्स्ट सम क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल YXZ, ये ट्रायंगल में x 90 डिग्री, ये जो एंगल x है उसका मेजर 90 डिग्री है। XZ 8 सेंटीमीटर, ये जो XZ सेगमेंट है या बाजू है वो 8 सेंटीमीटर है। YZ 17 सेंटीमीटर, ये YZ का लंबाई 17 सेंटीमीटर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन y, कॉस y, tan y, साइन z, कॉस z एंड tan z। तो ये इक्वेशन का आधा सॉल्यूशन मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत आसान है, इसके पहले भी हुए हैं। सो इन ट्रायंगल YXZ देखो, हमें एक साइन एंगल का साइन, कॉस या tan रेशो लिखना होगा। तो ये रेशो क्या है, साइन रेशो यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, कॉस रेशो यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, एंड tan रेशो इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो किसी भी एंगल का आपको अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस मालूम होना जरूरी है। तो यह हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड मालूम थे, तो तीसरा साइड मालूम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका एंगल x ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हाइपोटेनस यानी साइड अपोजिट टू एंगल 90 इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनस, इट इज 17। सो 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस XY स्क्वायर। सो XY स्क्वायर इक्वल टू 289, ये प्लस 4 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन करके आ जाएगा 225, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो XY इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अभी तीनों साइड मिल गया, अब हम रेशो लिखते हैं। साइन y यानी y इस एंगल का साइन रेशो यानी उसका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, उसका मेजर है 8 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मेजर है 17, तो 8 अपॉन 17 ये साइन y का रेशो आ गया। कॉस y यानी ये जो y है उसका एडजेसेंट साइड, उसका मेजर है 15 अपॉन हाइपोटेनस, उसका मेजर है 17। tan y यानी अपोजिट साइड, y का अपोजिट साइड है 8 एंड एडजेसेंट साइड क्या है 15। सो 8 अपॉन 15 ये tan y का रेशो आ गया। अभी साइन z यानी अभी ये z जो एंगल है उसके रेशो लेने हैं, तो साइन z यानी ये z का अभी अपोजिट साइड वो है 15, XY है तो XY का मेजर है 15 अपोज हाइपोटेनस, उसका मेजर है 17। अभी इसका cos z लेना है, cos z यानी इसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी 8 अपॉन 17। एंड लास्ट tan z लेना है, z का tan रेशो इसका मतलब है उसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 15 अपॉन, सॉरी नॉट हाइपोटेनस, नॉट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट इज 15 अपॉन 8। दोस्तों इन दिस वे
we have solved total test number 3. Please like and subscribe my channel and also press bell button to get my new videos.